हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी प्लेटफॉर्म पर। मैं तरुण गुप्ता आज यहाँ पर बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज लग रही है। आज की हमारी पहली टेस्ट सीरीज है जिसमें आज हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित या हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चनों की बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी रहने वाले। तो हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और सीसेट के क्वेश्चन रहेंगे। 150 क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आता है और कहता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है, इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो आप कहेंगे निम्नलिखित व्यक्तियों में जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, अलेक्जेंडर कनिंघम और जेम्स प्रिंसेप में से अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का जनक जो है माना जाता है। आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई के प्रथम महानिदेशक के रूप में इसको प्राप्त है, अलेक्जेंडर को प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ भिक्षु जीवन पर शासित करने वाले नियमों को समाहित जो है करता है। ऐसा कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जो भिक्षु जीवन को शासित करने वाले नियमों को समाहित यहाँ पर जो है किया गया है। आप कहेंगे दीर्घ निकाय नहीं, अभिधम पिटक में नहीं, सुत्त पिटक में नहीं, विनय पिटक में। ये याद रखना है, विनय पिटक के अंतर्गत बौद्ध ग्रंथ भिक्षु जीवन को शासित करने वाले नियमों के बारे में चर्चा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ विशुद्धि मग्ग के रचनाकार थे। विशुद्धि मग्ग के रचनाकार इनमें से कौन से थे। आप कहेंगे बुद्धघोष। बुद्धघोष जो थे आपके शुद्धि का मार्ग विशुद्धि मग्ग के थेरवाद बौद्ध धर्म से सबसे प्रमाणिक व्यवस्थित ग्रंथों में से यह एक था। तो एक चीज याद और भी रखना है कि विशुद्धि मग्ग कौन से रचनाकार कौन है, तो बुद्धघोष है। लेकिन यह किससे संबंधित है, तो यह थेरवाद बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे, थेरवाद बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें विचार करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए विचार कर लेते हैं। तो मगध में आधुनिक पटना, गया, शाहबाद क्षेत्र के कुछ भाग जो है शामिल किए गए हैं। इसकी बात कह रही है कि मगध में पटना, गया और शाहबाद के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। बिल्कुल बात ठीक है। कौशल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र शामिल थे और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। क्या ये सही है। कौशल पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित था, ना कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो ये गलत हो गया। ये आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित था कौशल, ना कि आप कहेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। और इसकी राजधानी क्या थी, कौशाम्बी नहीं थी, श्रावस्ती थी। क्या थी, श्रावस्ती थी, याद रखना है। दूसरी बात, कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी है। कौशाम्बी जो है वत्स महाजनपद की राजधानी थी, तो ये गलत है। मगध का सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी अवंती था जिसकी राजधानी उज्जैन थी। क्या ये सही है, तो आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। अवंती के राजा के अनुरोध पर अजातशत्रु ने अपने राजवैद जीवक को उज्जैन भेजा था। तो राजवैद जीवक को उज्जैन बिंबिसार ने भेजा था, ना कि अजातशत्रु ने भेजा था। तो ये भी गलत है। तो केवल पहला तीसरा सही है, जबकि दूसरा और चौथा ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बात कहता है कि डेरियस दारा 1516 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला ईरानी शासक था। तो डेरियस जो था 1516 में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला ईरानी शासक था। बिल्कुल बात ठीक है। इसने सिंधु नदी के पश्चिम पंजाब और सिंध क्षेत्र को अपने अधीन किया हुआ था। खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं लिखी जाती है। तो आप कहेंगे ये भी सही है। भारत में आहस के ईरानी प्रभाव के कारण विकसित हुए। तो भारत में आहस के ईरानी प्रभाव के कारण विकसित नहीं हुए थे, बल्कि उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में ईरानी मुद्राएं भारत ईरान के बीच व्यापारिक संकेतों का संकेत मिलता है। और ईरानी प्रभाव का इसमें परिणाम नहीं था, बल्कि जो है आहत मुद्रा प्रणाली स्वदेशी रूप से भारतीय ही थी। तो आहत जो मुद्रा प्रणाली थी क्या थी, स्वदेशी रूप से भारतीय थी। तो आप कहेंगे ये वाला तीसरा ऑप्शन गलत है। पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया है, बात आती है। तो आप कहेंगे जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया है। कौन सा स्थान खरोष्टी लिपि में लिखे गए अशोक के अभिलेख से संबंधित है। तो ऐसा कौन सा स्थान है जो खरोष्टी लिपि में लिखे गए अशोक के अभिलेख से संबंधित है। सहबाजगढ़ी। सहबाजगढ़ी जो है खरोष्टी लिपि में लिखा गया था, आपको ध्यान रखना है। कौन सा अभिलेख रुद्रदामन की प्रथम प्रशासनिक, सांस्कृतिक, लोक कल्याणकारी उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो आप कहेंगे रुद्रदामन का प्रथम अभिलेख जो है संस्कृत भाषा में जूनागढ़ का था। जूनागढ़ में सांस्कृतिक कल्याणकारी की जानकारी प्रदान करता है। और किस भाषा में है, यह संस्कृत भाषा में है, ये भी याद आपको रखना है। कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारत के समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था। एक ऐसा बंदरगाह था जो उत्तर भारत के समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था। आप कहेंगे ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति बंदरगाह गुप्त काल में
उत्तर भारत के व्यापार के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। कौन प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित नहीं था? भाई प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित नहीं थे। धन्वंतरी संबंधित थे, चरक संबंधित थे, सुश्रुत संबंधित थे। अगर हम भास्कराचार्य की बात किया, भास्कराचार्य कौन थे? आप कहेंगे गणतज्ञ थे। कौन थे? भास्कराचार्य जो है आपके गणतज्ञ थे, खगोलज्ञ थे। ये चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित जो है नहीं थे। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्मारकों पर विचार करिए, कौन सा ऑप्शन जो है स्मारक भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो भित्ति चित्रों के लिए अजंता की गुफाएं प्रसिद्ध है, लेपाक्षी मंदिर प्रसिद्ध है। सांची स्तूप आपके भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। सांची स्तूप किसके लिए? अपनी पत्थर की मूर्तियों, तोरणों के लिए प्रसिद्ध है, ना कि यह भित्ति चित्रों के लिए। तो केवल पहला दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 है, यहाँ पर मिलान करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जैसे बात किया है सूची 1 में सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर कहां पर है? आप कहेंगे कोणार्क उड़ीसा में है। बाघ की गुफाएं की बात की है तो आप कहेंगे धार मध्य प्रदेश में है। कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्ति की बात किया है तो मथुरा उत्तर प्रदेश में है। और दशावतार मंदिर की बात किया है तो देवगढ़ में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस वंश ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो है कराया है? एक ऐसा कौन सा वंश हुआ है जिसने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया? चंदेल वंश के द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। किस चोल शासक ने दक्षिण पूर्व एशिया की नौसैनिक अभियानों का नेतृत्व किया? एक ऐसे चोल शासक हुए हैं जिन्होंने साउथ ईस्ट एशिया की नौसैनिक अभियानों का नेतृत्व किया था। राजेंद्र प्रथम शासक हुए हैं। कौन हुए? राजेंद्र प्रथम शासक हुए हैं। थानेसर के प्रसिद्ध हर्षवर्धन के संबंध में कौन सा कथन सही है? थानेसर के हर्षवर्धन के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो वह बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के अनुयायी थे। तो यह हर्षवर्धन जो थे आरंभ में शिव के उपासक थे, लेकिन यह बाद में बौद्ध धर्म से संबंधित रहे, लेकिन महायान संप्रदाय से, महायान बौद्ध धर्म से संबंधित रहे हैं, ना कि हीनयान से। तो गलत हो गया। 643 ईस्वी में कन्नौज और प्रयाग में 2 बौद्ध सभाओं का आयोजन किया था, बिल्कुल सही है। बौद्ध भिक्षु हेनसांग इसके दरबार का हिस्सा थे, ये भी करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा सही है, जबकि पहला ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ अजातशत्रु के गौतम बुद्ध से मिलने का उल्लेख है? एक ऐसे बौद्ध ग्रंथ है जो अजातशत्रु के मिलने से उल्लेख मिलता है, तो आप कहेंगे सामल्य फल सूत्र में आपका जो है संवाद मिलता है यहाँ पर, जिसमें मगध का राजा अजातशत्रु आध्यात्मिक जीवन और संन्यास से लाभों के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त जो है करते हैं। बौद्ध स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में से किस आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं? भाई किसे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं बौद्ध ग्रंथों में? तो आप कहेंगे मखली गौसाल को। मखली गौसाल को आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो है माने जाते हैं, याद रखना है। चीनी यात्री फाइयान ने अपनी भारत यात्रा के दौरान एक परोपकारी चिकित्सालय का उल्लेख किया। यह चिकित्सालय कहां पर स्थित है? भाई एक चीनी यात्री थे, इन्होंने अपनी भारत यात्रा के दौरान एक परोपकारी चिकित्सालय का उल्लेख तो किया था। यह चिकित्सालय कहां पर है? पाटलिपुत्र में है चिकित्सालय स्थित था, और इसका निर्माण जो है गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 में रचनाकार हैं, सूची 2 में कृति है। कौन सी रचनाकार की कौन सी कृति है? अगर बात की जाए यहाँ पर तो हम बात करें शम्स एसराज अफीक, शम्स एसराज अफीफ की बात की है, तारीख ए फिरोज शाही है। मिनाज उस सिराज की बात किया है, तबकात ए नासरी है। जियाउद्दीन बरनी की बात किया तो फतवा ए जहांदारी है। और अमीर खुसरो की बात किया तो खजाइनुल फतुही है। तो आप कहेंगे रचनाकार और कौन सी कृति संबंधित रही है, इसके बारे में बात की। यहाँ पर भी सूची 1 और सूची 2 है, यहाँ पर बात करना है। एक तरफ हड़प्पा स्थल है और एक तरफ वर्तमान राज्य है। कौन सा हड़प्पा स्थल किस राज्य में स्थित है? जैसे मंडी, मंडी आ जाए तो आप क्या कहेंगे? मंडी जो है, या मंडी आ जाए या मांडी आ जाए, है ना, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में है। लोथल की बात किया है, गुजरात राज्य में है। कालीबंगा की बात किया है, राजस्थान राज्य में है। और बनावली की बात किया तो हरियाणा में है। अच्छा, आपका एक डाउट होगा, हमने तो मांडा पढ़ा था जो कि जम्मू कश्मीर में है। हाँ बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में मांडा है। अगर मात्रा लगा दी तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, बाकी आपको मिला दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय धर्म धार्मिक इतिहास के संदर्भ में किसे भावी बुद्ध माना जाता है? भारतीय धार्मिक इतिहास के संदर्भ में भावी बुद्ध किसे माना जाता है? आप कहेंगे मैत्रेय को। मैत्रेय को भावी बुद्ध के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट आता है, तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? भाई तीसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? तो आप कहेंगे यह तीसरी बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में की गई थी। अशोक के शासनकाल में 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी, पाटलिपुत्र में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस्य के द्वारा की गई थी। तो ए ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। जैन धर्म का प्राचीनतम धार्मिक साहित्य मूलतः किस भाषा में लिखा गया था या संकलित है? तो अर्धमागधी भाषा में संकलित था। आप कहेंगे ए ऑप्शन करेक्ट है।
बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पनों में यूनानी बैक्टीरियाई राजा मिलिंद मिनांडर और किस बौद्ध भिक्षु के बीच में दार्शनिक संवाद की चर्चा मिलती है? बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पनों में यूनानी बैक्टीरियाई राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु नांग्स, यहाँ पर जो है दार्शनिक संवाद का उल्लेख मिलता है, आप कहेंगे बौद्ध भिक्षु नागसेन का उल्लेख जो है किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन में से करेक्ट है? जैसे विचार किया है, सिकंदर महान ने नंद वंश के महापदम नंद के शासनकाल में उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया था। तो नंद वंश के शासक धनानंद थे उस समय, ना कि महापदम नंद थे, तो गलत हो गया। नंद वंश के संस्थापक धनानंद थे, धनानंद नहीं थे, नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद थे, जिन्हें परशुराम का दूसरा अवतार भी माना जाता है। तो दूसरे दोनों गलत है, कोई भी सही नहीं है। तो आप कहेंगे ना तो पहला सही है, ना ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा अशोक का अभिलेख एक ऐसा एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को स्पष्ट रूप से मगध का राजा कहा है? ऐसा कौन सा अभिलेख है? तो भाब्रू शिला अभिलेख। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा के रूप में जो है घोषित किया हुआ है। केवल एक ही ऐसा अभिलेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो विचार करना इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलिए विचार कर लेते हैं। अशोक के अभिलेख मौर्य साम्राज्य के सातवीं विभाजन में वर्णन किया गया। क्या कहते हैं? अशोक के अभिलेख मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गीय विभाजन का विस्तृत वर्णन किया गया है। क्या ये सही है? तो आप कहेंगे नहीं, सही नहीं है ना, सही नहीं है। मेगाश्री सेल्यूकस प्रथम का निकेटर का राजदूत बनकर भारत आया था, बिल्कुल बात ठीक है। मौर्य काल में भूमि राजस्व की वसूली सीता अध्यक्ष के द्वारा की जाती थी, ये भी करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, जबकि पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। इस शासक ने भारत में सबसे पहले वृहद पैमाने पर स्वर्ण मुद्राओं को जारी किया था। स्वर्ण मुद्राओं को सबसे पहले कुषाण वंश के शासक कौन से थे? कुषाण वंश के शासक जो है कौन से? बिम कटविस थे। कुषाण वंश के संस्थापक बिम कटविस के द्वारा भारत में सबसे पहले बृहद पैमाने पर स्वर्ण मुद्राओं को जारी जो है किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। सूची 1 में व्यक्तित्व है, सूची 2 में संबंध तथ्य है। कौन सा व्यक्तित्व से कौन सा तथ्य जो है सही है? जैसे बात किया है, गौतमीपुत्र सातकर्णी वर्ण व्यवस्था के संरक्षक माने जाते हैं। सिमुक की बात किया है, सातवाहन वंश के संस्थापक हैं। अश्वघोष की बात किया है, कनिष्क के समकालीन है। और विदर्भ की बात किया तो अंतिम मौर्य सम्राट थे। ऑप्शन ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? चलिए विचार कर लेते हैं। खारवेल बौद्ध धर्म का अनुयायी था, नहीं, खारवेल बौद्ध धर्म का अनुयायी था, खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था, तो पहला गलत हो गया। वह कलिंग के चेदी वंश से संबंधित था, हाँ बिल्कुल बात ठीक है। उदयगिरी की गुफाओं में स्थित हाथी गुम्फा अभिलेख से उसके शासनकाल के बारे में जानकारी भी मिलती है, तो आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है? एक ऑप्शन यहाँ पर गलत है। कौन सा गलत है? दीर्घ निकाय में बुद्ध के दीर्घ उपदेश दिए गए हैं। अंगुत्तर निकाय में उपदेशों का संख्यात्मक वर्गीकरण किया गया है। विनय पिटक में बिच्छू अनुशासन के नियम के बारे में बताया गया है। और उपासक में बात किया है तो बौद्ध धर्म के राजनीतिक इतिहास के बारे में बताया गया। नहीं, राजनीतिक इतिहास के बारे में आपका आप कहेंगे उपासक ग्रंथ में नहीं बताया गया है, तो ये तो आपका गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन कहेंगे डी वाला यहाँ पर गलत है। राजनीति राजनीति रत्नाकर ग्रंथ के रचनाकार कौन है? भाई राजनीति रत्नाकर ग्रंथ के रचनाकार की बात किया कौन से व्यक्ति हैं? आप कहेंगे चंदेश्वर ठाकुर है। चंदेश्वर ठाकुर के द्वारा राजनीति रत्नाकर जो है मध्यकाल में मिथिला राज्य के एक मंत्री के रूप में जो है संस्कृत में लिखी गई थी, आपको याद रखना है। विश्व बैंक के अनुसार 2024 में वैश्विक प्रेषित धन में भारत की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? तो भारत की हिस्सेदारी आप पाएंगे लगभग 15% देखने को मिलती है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है? वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट की बात किया है वर्ल्ड बैंक, कौन सी? विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। फुल टेस्ट होते हैं तो आपको याद रखना है सभी क्वेश्चन को होते हैं। पहले आपका हिस्ट्री हो गया, अब करंट अफेयर हो रहा है, हो सकता है अब ज्योग्राफी आ जाए, है ना। परियोजना विस्तार कौन सी विस्तार है? परियोजना विस्तार किस क्षेत्र से संबंधित है? परियोजना विस्तार कृषि के आधुनिकीकरण से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। परियोजना विस्तार जो है कृषि के आधुनिकीकरण से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष 2025 के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यूनेस्को के तथा विश्व मौसम संगठन के द्वारा इसे प्रारंभ जो है किया गया है ना। यूनेस्को और WMO के द्वारा ऐसे विश्व मौसम विज्ञान द्वारा अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष 2025 को घोषित किया गया है। आप कहेंगे सही है। प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को विश्व हिमनद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 23 मार्च को नहीं मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनता है? 21 मार्च को विश्व हिमनद दिवस के रूप में मनाया जाता है। केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद गणना से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है?
ऐसा कौन सा राज्य कर रहा है? तो राज्य वन पार्षद तंत्र सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला राज्य जो है छत्तीसगढ़ राज्य पहले स्थान पर या पहला राज्य जो है बन गया है। भारत के द्वारा शुरू किए गए भारत जलवायु मंच का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत ने शुरू किया है भारत जलवायु मंच, जिसका उद्देश्य है कि वैश्विक जलवायु मुकदमेबाजी ढांचा स्थापित करना। सी ऑप्शन करेक्ट है। विश्व के पहले क्रायोबोर्न बेबी कोरल शिशु मूंगे किस देश के द्वारा विकसित किए गए? तो क्रायोबोर्न बेबी कोरल शिशु मूंगे जो है विश्व के पहले विकसित किए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा विकसित किए गए हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है, जिसके ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा विकसित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की है, असम राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में किसे 2025 में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल जो है रखा गया है? तो आप कहेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब कि आप कहेंगे मूसी नदी की ऐतिहासिक इमारतों को शामिल किया गया है और भुज की ऐतिहासिक जल प्रणालियों को शामिल किया गया है। ये दोनों ऑप्शन आपके इसलिए रखे गए, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, एक से ज्यादा ऑप्शन सही है। भारतीय जैविक डेटा केंद्र जो भारत में जीव विज्ञान डेटा के लिए पहला राष्ट्रीय भंडार है, किस शहर में स्थापित किया गया? तो भारतीय जैविक डेटा केंद्र जो भारत में जीव विज्ञान डेटा के लिए पहला राष्ट्रीय भंडार है, यह किस शहर में स्थापित किया गया? फरीदाबाद शहर में स्थापित किया गया है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक स्क्रैमजेट इंजन के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है? भाई स्क्रैमजेट इंजन के बारे में कौन सा सही है? एक स्क्रैमजेट इंजन दहन के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करता है, जबकि रॉकेट इंजन अपने साथ ईंधन और ऑक्सीकारक दोनों का वहन करता है। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। स्क्रैमजेट इंजन वाहन में स्थिर होने पर प्रणोद उत्पन्न कर सकती है, जबकि रॉकेट इंजन के लिए प्रारंभिक गति आवश्यक होती है। नहीं, उल्टा लिखा हुआ है, स्क्रैमजेट के लिए केवल प्रारंभिक गति आवश्यक होती है, जबकि रॉकेट इंजन जो है बाद में भी स्थिर होकर प्रणोद उत्पन्न कर सकते हैं। तो दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। निम्नलिखित देशों पर विचार करें कि इनमें से बिमस्टेक के सदस्य कौन कौन से हैं? तो बिमस्टेक के सदस्य देशों की बात की जा रही है, तो आप कहेंगे एक तो बांग्लादेश है, दूसरा नेपाल है, आपका भूटान है और म्यांमार है। मालदीव इसमें सदस्य देश बिमस्टेक का नहीं है, आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना। बिमस्टेक के 7 सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल एवं भूटान, यह रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। निम्नलिखित में से देशों पर विचार करना है कि उपयुक्त में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम संबंधी के पक्षकार हैं? रोम संबंधी के पक्षकार कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे न तो भारत है, न इजराइल है, न संयुक्त राज्य अमेरिका, न रूस। तो ऑप्शन क्या रहेगा? इनमें से उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम संबंधी के पक्षकार इनमें से कोई भी देश जो है नहीं है। सूची 1 में सैन्य अभ्यास है, सूची 2 में संबंध देश है। कौन सा सैन्य अभ्यास किस देश से रात में संबंध है? ये सभी भारत के साथ साथ तो की जाती है, लेकिन भारत के साथ कौन सा देश करता है इसकी बात की जा रही है। जैसे धर्म गार्जियन की बात की है, भारत और जापान के बीच में किया जाता है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में किया जाता है। एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच में किया जाता है। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में किया जाता है। तो इन सभी देशों में कौन सा है? भारत के साथ साथ में इन सब देशों के साथ में किया जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का पहला राष्ट्रीय जीन बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया? तो भारत का पहला है राष्ट्रीय जीन बैंक है और यह 1996 में स्थापित जो है किया गया था। प्रायोगिक उन्नत अतिचालक टोकामक हाल ही में समाचारों में रहा, किससे संबंधित? प्रायोगिक उन्नत अतिचालक टोकामक हाल ही में चर्चा में रहा है, किससे संबंधित है? सूर्य की ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया एक प्रायोगिक परमाणु संयंत्र रिएक्टर है। यह प्रायोगिक उन्नत अतिचालक टोकामक समाचारों में है रहा है, इसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चमन अरोड़ा को किस भाषा के लिए साहित्य में अकादमी पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ था? तो अरुण अरोड़ा की बात किया तो डोगरी भाषा में प्राप्त हुआ है। कौन सी? डोगरी भाषा में प्राप्त जो है किया गया था। कौन सा दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। मिशन मौसम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत ऑप्शन इनमें से कौन सा है? इसका मौसम पूर्वानुमान जलवायु सीमाओं को सुदृढ़ करके भारत को एक वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बनाना है। बिल्कुल ठीक है। चरम मौसम की घटनाओं के पूर्वानुमान में सुधार के लिए 2000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इस मिशन को मंजूरी दी गई थी। ये भी करेक्ट है। यह मिशन पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे संस्थानों के माध्यम से कार्य करता है। नहीं, ये गलत है ना। यह भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान विभाग एवं मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान के लिए राष्ट्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है। सी ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी पहला और दूसरा सही है। आईएनएस सूरत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आईएनएस सूरत के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? भारतीय नौसेना के परियोजना 15B गाइडेड मिसाइल
डिस्ट्रॉय निर्देशित मिसाइल विध्वंसक कार्यक्रम का चौथा और अंतिम जहाज है। ये तो सही है। भारतीय नौसेना का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम युद्धपोत है। ये भी करेक्ट है। यह एक विमान वाहक पोत है जो मुख्य रूप से लड़ाकू विमानों हेलीकॉप्टर के संचालक के लिए डिजाइन किया गया। नहीं, ये गलत है, क्योंकि आईएनएस सूरत एक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है, ना कि विमान वाहक पोत है। तो गलत हो गया। केवल पहला दूसरा सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन गलत है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा था? तो आप कहेंगे 2024 में भारत का स्थान जो है कौन सा रहा है? आप कहेंगे 96 नंबर पर रहा है। वहीं 2023 में 39वें स्थान पर रहा था, 2022 में 40वें स्थान पर रहा है, और 2025 में बात की जाए तो जो जारी की गई थी रिपोर्ट, भारत ने 38 अंक प्राप्त किए 180 में, 96 नंबर पर, यह 96 स्थान पर जो है रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। पेरिस कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन के बारे में कौन सा सही नहीं है? भाई क्या कह रहा है कि पेरिस कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? भारत और फ्रांस की सदस्यता में यह शिखर सम्मेलन जनवरी 2025 में किया गया था। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन की बात की जा रही है, जिसे 2025 में तो किया गया था, लेकिन ध्यान रखना है भारत और फ्रांस की अध्यक्षता में 10 से 11 फरवरी को किया गया था 2025 में। तो फरवरी में किया गया था, ना कि जनवरी में, तो गलत हो गया। यह शिखर सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम में आयोजित कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन के आधार पर निर्मित किया गया है। सही है। यूनाइटेड किंगडम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा शिखर सम्मेलन के परिणाम स्वरूप विलेचले घोषणा की हुई थी। ये भी करेक्ट है। पेरिस शिखर सम्मेलन 5 प्रमुख शिखरों पर जो है केंद्रित है। ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन कहेंगे जो ए वाला है वो आपका गलत था, जबकि आपका बी और सी डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शहर ने एरो इंडिया 2025 की मेजबानी की है। एरो इंडिया 2025 की मेजबानी किस शहर के द्वारा? तो बेंगलुरु कर्नाटक के द्वारा की गई थी। किसने? बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर, बीबीसी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग महिला खिलाड़ी पुरस्कार जीता हुआ है। तो आप कहेंगे अवनी लेखरा के द्वारा जीता गया है। राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर किस में से कौन है? राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर की बात की जाए तो मौली 2025 का शुभंकर रहा था, या रखना है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारी की मुख्य भूमिका क्या थी? स्थायी परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था में जमींदारों की मुख्य भूमिका क्या थी बात की जा रही है। ब्रिटिश सरकार की ओर से भू राजस्व का संग्रहण करना इनकी जो है प्रमुख भूमिका थी। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में बंगाल की कृषि संरचना में अधिहार शब्द का क्या तात्पर्य था? अधिहार शब्द का तात्पर्य था कि खेती करने वाले तथा उपज का एक हिस्सा जमींदार के साथ साझा करने वाले बटाईदार से था। यहां पर कहेंगे अधिहार शब्द जो है डी ऑप्शन के लिए सही सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसी संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? भाई संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? एक तो सिद्धू मुर्मू थे, दूसरे कानू मुर्मू थे। आपका ऑप्शन कहेंगे ए जो है सही है। संथाल विद्रोह 1855-56 के दौरान किया गया था, और संथाल हूल के नाम से भी इसे जाना जाता है, और इसके प्रमुख नेता सिद्धू और कानू थे। क्या रखना है। दक्कन के दंगे किस वर्ष किए गए थे? भाई दक्कन के दंगों की बात की जाए, दक्कन के जो दंगे थे आपके 1875 में किए गए थे, है ना। दक्कन के दंगे महाराष्ट्र क्षेत्र में 1875 में किए गए थे, या रखना है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में कौन सा सही है? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है शुरुआत बॉम्बे दक्कन क्षेत्र में की गई थी, बिल्कुल ठीक है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व का बंदोबस्त सीधे रैयत के साथ किया जाता था, ये भी करेक्ट है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व की मांग स्थायी रूप से निर्धारित की जाती थी, नहीं स्थायी रूप से निर्धारित की जाती थी, समय समय पर सर्वेक्षण किया जाता था और संशोधन किया जाता था। तो आप कहेंगे ये तो गलत है, केवल पहला दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है। सूची 1 में व्यक्ति है, सूची 2 में गतिविधि क्षेत्र है, कौन से व्यक्ति का कौन सा क्षेत्र रहा है? जैसे रानी लक्ष्मीबाई की बात की जाए झांसी से संबंधित है, नाना साहब की बात किया कानपुर संबंधित है, कुंवर सिंह की बात की जाए तो आरा से संबंधित है, और ब्रिजेश कद्र की बात किया तो अवध क्षेत्र से संबंधित है। बेगम हजरत महल की है पुत्र थे। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो अवध पर जो है वर्ष 1801 में सहायक संधि लागू जो है की गई थी, बिल्कुल बात ठीक है। 1856 में लाल डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत अवध का ब्रिटिश राज्य में विलय कुशासन के आरोप में किया था। तो आप कहेंगे जो है ये गलत हो जाता है ना। यहाँ पर व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत तो किया था, लेकिन विलय कुशासन के आरोप में किया था, ध्यान रखना है, ना कि व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर। तो आप कहेंगे कुशासन के आरोप में जो है किया गया था। तो ऑप्शन केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 के अनुसार महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी, है ना। महिलाओं के लिए विवाह की आयु 14 वर्ष शारदा अधिनियम के अंतर्गत जो है निर्धारित की गई थी। आपका ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने अवध राज्य को एक चेरी जो एक मुहिम मुहिम में आग रहेगी, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा था अवध राज्य के लिए यह एक चेरी है, एक दिन मुहिम में आकर आग रहेगी। सहायक संधि के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किसके बारे में? सहायक संधि के बारे में। सहायक संधि की योजना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने द्वारा बनाई गई थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा नहीं बनाई गई थी, बल्कि बेले जली के द्वारा बनाई गई थी, तो गलत हो गया। इस संधि के तहत ब्रिटिश अपनी सेनाएं सहयोगी शासक के राज क्षेत्र में तैनात कर सकते थे। हाँ बिल्कुल, बात ठीक है। ब्रिटिशों की अनुमति के बिना सहयोगी शासक ना तो अन्य राज्य के साथ संधि कर सकते थे, ना ही युद्ध कर सकते थे। तो आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, जबकि पहला ऑप्शन गलत था। भारत में अखिल भारतीय जनगणना का प्रयास किस वर्ष किया गया था? तो भारत में प्रथम अखिल भारतीय जनगणना का जो प्रयास है वो 1872 में किया गया था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। कब किया गया था? 1872 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1864 में अपनी परिषद को आधिकारिक रूप से शिमला स्थानांतरित किया, जिससे ग्रीष्म ऋतु के दौरान सरकार को पर्वतीय स्थल पर स्थानांतरित करने की परंपरा स्थापित हो गई थी? तो आप कहेंगे जॉन लॉरेंस के द्वारा स्थापित जो है किया गया था। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता को दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित किया गया था? कलकत्ता को दिल्ली स्थानांतरित जो है किस वर्ष किया गया था? 1911 में स्थानांतरित कर दिया गया था। जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह दांडी मार्च प्रारंभ किया तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो दांडी मार्च की शुरुआत आप सभी को पता होगा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से की गई थी। उसमें लॉर्ड इरविन जो है आपके वायसराय थे, भारत में वायसराय आपके वायसराय थे। अब याद रखना है 12 मार्च 1930 को शुरुआत की गई थी, समाप्त कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर जो है समाप्त हुआ था। इसने ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स नामक पत्रों का संग्रह प्रकाशित किया है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स नामक पत्रों का संग्रह जो है आपके जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रकाशित जो है किया गया था। आधुनिक भारतीय इतिहास की जानकारी की घटनाओं पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन घटनाओं में कालक्रम में सही है? तो आधुनिक भारतीय इतिहास की जानकारी, रोलेक्ट एक्ट जो है आपके 19 में आया था। असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 से संबंधित है। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ? तो 1928 में हुआ था। तो गांधी में समझौता मार्च 1931 में हुआ था। तो ऑप्शन कहेंगे आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑलरेडी सिक्कों से ही लगे हुए हैं, बस आपको डेट याद करने की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना से संबंधित है? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना से आप कहेंगे कौन संबंधित है? तो आपका ऑप्शन आएगा विलियम जोन्स थे। इसके संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स थे, जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रसिद्ध भाषाविद थे। लेकिन याद रखना है हेनरी थॉमस कोलब्रुक और तथा नथानियल हॉलबर्ट इसके जो है प्रमुख विद्वान, जैसे भारतीय भाषाओं में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर पूछा जाता कि इसके आपके संस्थापक कौन थे, तो आप कहेंगे संस्थापक जो है आपके विलियम जोन्स थे। ठीक है, लेकिन उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पर सही ऑप्शन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश भारत में प्रारंभिक शिक्षा नीतियों के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्या कह रहे हैं कि ब्रिटिश भारत में आपके प्रारंभिक शिक्षा नीतियों के बारे में कौन सा सही है? प्रशासन के लिए उपयोगी प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए 1791 में बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। करेक्ट है। अरबी, फारसी, इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए 1781 में कलकत्ता मदरसा की भी स्थापना की गई थी। तो अंग्रेजों ने शुरुआती दौर में प्राचीन भारतीय चीजों को समझ सके इसके लिए संस्कृत कॉलेजों को बनाया, मदरसाओं की स्थापना की थी। इसलिए आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। वर्ष 1854 में ब्रिटिश भारत में शिक्षा के विकास के लिए एक व्यापक योजना प्रस्तुत करने वाली रिपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तब आप कहेंगे कौन से? वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। किसने 19वीं शताब्दी के भारत में विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में सामाजिक सुधार के रूप में कार्य किया था? सामाजिक सुधार के रूप में जो कार्य है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी किया है, आप सभी को पता होगा, और आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी किया हुआ था। साथ ही मद्रास में भी आप कहेंगे वीरेशलिंगम पंतुलु के द्वारा भी प्रयास किए गए थे। तो ऑप्शन कहेंगे हम तीनों ऑप्शन सही रहेंगे, तो डी ऑप्शन पे टिक लाएंगे। एक से अधिक लोगों ने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में सामाजिक सुधार पर कार्य जो है किया हुआ है। किसने स्त्री और पुरुषों की तुलना पुस्तक लिखी है? स्त्री और पुरुष तुलना के नाम से पुस्तक लिखी है, जो 19वीं सदी में पुरुष और महिलाओं के बीच में सामाजिक असमानताओं की आलोचना करती है। यह पुस्तक ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई है ना। स्त्री और पुरुष की तुलना ताराबाई शिंदे के द्वारा यह पुस्तक को लिखा गया है। वर्ष 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किस स्थान पर की गई है? ढाका में की गई थी। उस समय बांग्लादेश के ढाका में 1906 में की गई थी। आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, कौन सी घटना का कालक्रम सही है? चलिए बात कर लेते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस
अधिनियम की बात की जाए, ये आपके 1878 में आया था। हंटर कमीशन कोड की बात की जाए, हंटर कमीशन कोड आपका आया था 1800 आपके 83 में आया था, नहीं, इल्बर्ट बिल 1883 में आया था, इल्बर्ट बिल 1883 में आया था। आपके हंटर कमीशन आपके जो कब आया था, तो यह आपके 1882 में आया था। हाँ, 1882 में आया था, याद रखना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा सही। आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर करेक्ट है। 18वीं शताब्दी के दौरान भारत के शहरी केंद्रों के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो 18वीं शताब्दी में आपके शहरी केंद्र सूरत, मछलीपट्टनम, ढाका जैसे वाणिज्यिक केंद्र जो है 18वीं शताब्दी के मध्य पतन की ओर अग्रसर हो गए थे। बिल्कुल बात ठीक कही गई है। प्लासी के युद्ध के बाद मद्रास, कलकत्ता जो बंबई जैसे आपके औपनिवेशिक बंदरगाह हैं, ये आर्थिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित हुए। ये भी करेक्ट है। तो दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। महात्मा गांधी की भारत में प्रारंभिक गतिविधियों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो महात्मा गांधी के बारे में प्रारंभिक गतिविधियों के बारे में बात करना है, कौन सा सही है? महात्मा गांधी की भारत में पहली सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी। क्या ये सही है? आप कहेंगे भैया गलत है ना? गलत है। दूसरा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान बिहार के चंपारण में एक किसान ने गांधी से संपर्क किया। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर ना तो आपका पहला सही है, ना ही दूसरा सही है। अब इसकी आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, दोनों में हमने गलती जो बताया है क्यों गलत है, ये आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए। असहयोग आंदोलन भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया, यह कथन किसके ने लिखा है? असहयोग आंदोलन भारत और गांधी जी के युग का नाम बन गया, यह कथन जो है लुई फिशर के द्वारा लिखा गया था। आपको याद रखना है, किसने? लुई फिशर के द्वारा लिखा गया था। 19वीं शताब्दी भागे भारत के निम्न जातियों के सामाजिक सुधार आंदोलनों के संबंध में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना हरिदास ठाकुर ने की थी। तो मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत की स्थापना जो है गुरु घासीदास ने की थी। किसने? गुरु घासीदास के द्वारा की गई थी, ना कि हरिदास ठाकुर के द्वारा। तो पहला गलत हो गया। केरल के नारायण गुरु ने मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर है, इस विचार को प्रतिपादित किया था। बिल्कुल सही है। तो दोनों, दूसरा सही है, जबकि पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। किसने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की? आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत जो है ईवी रामास्वामी के द्वारा की गई थी। ईवी रामास्वामी ने दक्षिण भारत में आत्मसम्मान के आंदोलन की स्थापना की और इसी के नाम से ईवी रामास्वामी नायकर ने लोकप्रिय रूप से पेरियार में आप कहेंगे आत्मसम्मान के आंदोलन की स्थापना भी की थी। मराठी समाचार पत्र केसरी जो ब्रिटिश शासन की नीतियों का प्रमुख प्रखर आलोचक था, इसके संपादक कौन थे? तो आप कहेंगे इसके संपादक बाल गंगाधर तिलक थे, है ना? आपके जो है मराठी समाचार पत्र केसरी जो था आपके बाल गंगाधर तिलक इसके कौन थे? आपके इसके संपादक या संस्थापक थे। किस वकील ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो आप कहेंगे यहाँ पर आपके मोतीलाल नेहरू ने, सी आर दास ने, सी राजगोपालाचारी, तीनों ही व्यक्तियों ने असहयोग आंदोलन के दौरान जो है अपनी वकालत को छोड़ दिया था। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? ब्रिटिश भारत में जो प्रांतीय स्वायत्तता है किस अधिनियम के द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट है। ब्रिटिश भारत पर ब्रिटिश विजय से संबंधित युद्धों का सही कार्यक्रम क्या है? तो आप कहेंगे प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1700 आप कहेंगे 1764 में किया गया था। बांडीवास का जो युद्ध है 1760 में हुआ था और श्रीरंगपट्टनम का जो युद्ध है आपका 1799 में हुआ था। तो ऑप्शन कहेंगे पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा सही है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस एक्ट के द्वारा बंबई और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया? बंबई और मद्रास के गवर्नर जनरलों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किस अधिनियम के द्वारा कर दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कर दिया गया था। ये ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट ने भारत के साथ व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया? तो आप कहेंगे चार्टर एक्ट 1813 ने चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सब एकाधिकार को समाप्त कर दिया। लेकिन 20 साल के बाद 1833 में चीन और चाय के व्यापार को भी जो है वो भी समाप्त कर दिया था। टोटली एकाधिकार समाप्त यहाँ पर हो गया था। दोनों फैक्ट आप याद कर लीजिए। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के प्रभाव का जो विश्लेषण करने वाली पुस्तक है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है आर.सी. दत्त के द्वारा लिखी गई है। डी ऑप्शन करेक्ट है ना? 1901 की रचना की थी आर.सी. दत्त ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश भारत में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था का विकास मुख्यतः किन ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा किया गया है? तो रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था का विकास किन ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा किया गया था? थॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस गवर्नर जनरल ने 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में
ब्रिटिश भारत में महत्वपूर्ण न्यायिक सुधारों की शुरुआत की है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने भारत में न्यायिक सुधारों की शुरुआत जो है की रखी थी। 19वीं शताब्दी में बंगाल और बिहार में नील कृषकों के उत्पीड़न का सशक्त चित्रण प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण में किसके द्वारा किया गया है? तो नील दर्पण किसके द्वारा किया गया? आप कहेंगे दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण का जो है प्रस्तुत नाटक किया गया था। कौन सा स्वदेशी आंदोलन के परिणाम थे? स्वदेशी आंदोलन के परिणाम है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना, राष्ट्रीय उद्योग की स्थापना, नेशनल कॉलेज कलकत्ता की स्थापना, सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना नहीं की गई थी। तो पहला, दूसरा, तीसरा रहेगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना 1905 में तो की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, लेकिन स्वदेशी आंदोलन का इसमें प्रत्यक्ष परिणाम जो है नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित नेताओं में से किसने यह घोषणा की राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र का जीवन प्राण है? राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र का जीवन प्राण, ये कथन किसके द्वारा किए गए थे? अरविंदो घोष के द्वारा कहे गए थे। आपको यहां पर कहेंगे डी ऑप्शन करेक्ट है। इस समाचार पत्र ने भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का समर्थन किया? एक ऐसा समाचार पत्र था जिसने भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का समर्थन किया। आप कहेंगे यहाँ पर संध्या, युगांतर, काल, तीनों ही क्रांतिकारी समाचार पत्रों के समर्थन के लिए जाने जाते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलिए विचार किया जाए कौन सा सही है। इस अधिनियम ने प्रांतों में पूर्णतः उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की। नहीं, प्रांतों में 1919 में द्वैध शासन की स्थापना की थी, तो ये तो गलत हो गया। इस अधिनियम ने केंद्रीय स्तर पर विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में विभाजित किया था। तो क्या सही है? आप कहेंगे ना तो पहला सही है, ना ही ऑप्शन यहाँ पर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर करेक्ट है? चलिए विचार किया जाए कौन सा करेक्ट है। तो यहां पर विचार किया जाए, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में की गई, करेक्ट है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की गई, सही है। तेलंगाना आंदोलन की स्थापना 1946-51 में की गई, करेक्ट है। तेभागा आंदोलन की स्थापना 1946 से 1951 के बीच में की गई थी। तेभागा आंदोलन भी 1946 से 1947 में किया गया था। 1946 से 1947 के बीच में किया गया था। तीसरा गलत है, केवल पहला, दूसरा, चौथा सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, किस दिल्ली सुल्तान ने शासनकाल में चंगेज खान भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर पहुंच गया था? तो ऐसे कौन से दिल्ली के सुल्तान थे जिनके शासनकाल में चंगेज खान भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा तक पहुंच गया था? आप कहेंगे इल्तुतमिश का उस समय जो है शासनकाल था। 1221 में चंगेज खान जो है जलालुद्दीन मगमन्नी का पीछा करते हुए भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर पहुंच गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन कौन से सुल्तान कुतुब मीनार के निर्माण अथवा मरम्मत कार्य से संबंधित है? तो ऐसे कौन कौन से सुल्तान हैं जो कुतुब मीनार की मरम्मत और निर्माण से संबंधित रहे हैं? तो आपका ऑप्शन रहेगा, क्या रहेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक रहे, इल्तुतमिश रहे हैं, और फिरोज शाह तुगलक रहे। अलाउद्दीन खिलजी का इसमें योगदान नहीं था। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है। दिल्ली सल्तनत के संबंध पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो दिल्ली सल्तनत के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु दिल्ली में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। तो लाहौर में हुई थी इनकी मृत्यु, ना कि दिल्ली में हुई थी, तो गलत है। इल्तुतमिश को भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, सही बात है। तो केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन गलत है। फिरोज शाह तुगलक के संबंध में विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किसके बारे में? फिरोज शाह तुगलक के बारे में कौन सा सही है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित दार उल सफा निस्वार्थ धर्मार्थ अस्पताल था, बिल्कुल ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने अपने दासों की देखरेख के लिए दीवाने बंदगान नामक एक अलग विभाग की स्थापना की थी, ये भी सही है। सी ऑप्शन रहेगा, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ सूची यात्री है, सूची 2 में देश है, कौन से यात्री किस देश से संबंधित है? जैसे इब्न बतूता की बात किया तो मोरक्को का यात्री था, अब्दुल रज्जाक की बात किया फारस का यात्री था, अफानासी निकितन की बात किया रूस का यात्री था, और डोमिंगो पाइस पुर्तगाल का यात्री था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। फारस एवं मध्य एशिया के साथ मुगलों के संबंधों में किस राजनीतिक स्थान पर नियंत्रण जो है आपके अत्यंत महत्वपूर्ण था? तो भारत एवं मध्य एशिया के साथ मुगलों के संबंध में ऐसा कौन सा रणनीतिक स्थान है जो नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण था? कन्दाहार। कन्दाहार को लेकर जो है भारत मध्य एशिया के बीच में सबसे ज्यादा इधर उधर चीजें होती देखने को मिलती है। 13वीं शताब्दी में मिनहाज ए सिराज ने दिल्ली सल्तनत के अधीन आने वाले क्षेत्रों के राजनीतिक अर्थ में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। कौन सा क्षेत्र उसकी परिभाषा में शामिल नहीं था? कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? तो आप कहेंगे पंजाब शामिल था, हरियाणा शामिल था, दक्षिण भारत इसमें शामिल नहीं था, जबकि गंगा यमुना दोआब भी इसमें शामिल था, है ना, गंगा यमुना दोआब भी इसमें शामिल था। चलिए, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित शासकों पर विचार करें, कौन सा कालक्रम सही है? किसके बारे में बात करिए? मध्यकालीन भारत में जो शासक हुए इनके कालक्रम के बारे में कौन सा सही है? तो अनंगपाल तोमर,
अनंगपाल तोमर का जो राजवंश है, तोमर राजपूत वंश से थे और 12वीं शताब्दी के शासन से संबंधित रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 से संबंधित रहे। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 संबंधित रहे और बहलोल लोदी 1451 से 1489 संबंधित रहे। तो आप कहेंगे यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला, 1 2 3 4 ऑप्शन ऑलरेडी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस शासक ने मोहम्मद गौरी से युद्ध किया? ऐसे कौन से शासक थे जिसने मोहम्मद गौरी से युद्ध किया है? आप कहेंगे पृथ्वीराज चौहान ने 2 युद्ध किए थे। 1191 में जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी, 1192 में जिसमें पृथ्वीराज चौहान को धोखे से मार दिया था। नीचे अच्छा, मोहम्मद गौरी के साथ कौन कौन किसके साथ युद्ध हुए? पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध हुआ है, दूसरा जयचंद के साथ भी युद्ध हुआ है और तीसरा भीम द्वितीय के साथ भी युद्ध हुआ है। राणा सांगा के साथ युद्ध नहीं हुआ था। तो पहला दूसरा तीसरा सही है, जबकि ऑप्शन कहेंगे जो है आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चोल साम्राज्य के अभिलेखों में बात की जा रही है। वेल्लन बगे शब्द का क्या अर्थ था? चोल साम्राज्य के अभिलेखों में वेल्लन बगे शब्द का क्या अर्थ था? तो गैर ब्राह्मण कृषक स्वामियों की भूमि को वेल्लन बगे जो है कहा जाता था। नेक्स्ट आता है कि दिल्ली सल्तनत में मुक्ति संबंध से क्या तात्पर्य है? मुक्ति से क्या तात्पर्य बात की जा रही है? तो आप कहेंगे मुक्ति सैन्य अधिकारी था जिसे एकता के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता था। बिल्कुल बात ठीक है। एकता से राजस्व एकत्रित करते थे और उसी से सैनिकों को वेतन जो है दिया जाता था। तो ऑप्शन यहाँ पर दोनों करेक्ट है, तो आप कहेंगे सी वाला सही है। मुगल प्रशासनिक शब्द जब्त का संबंध क्या है? मुगल प्रशासनिक शब्द जब्त गए भूमि राजस्व निर्धारण की एक पद्धति होती थी जिसे जब्त के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित युद्धों पर विचार करें, उपयुक्त में से युद्धों का सही कालक्रम कौन सा है? चलिए बात किया, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, चौसा का युद्ध की बात किया है तो 1539 में हुआ था और कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ। तो 27, 28, 39, 40 आप कहेंगे 1 2 3 4 सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो कंदरिया महादेव मंदिर का जो निर्माण है वह किस शासक ने? तो धंगदेव शासक के द्वारा करवाया गया था। चंदेल वंशीय संबंधित थे। एक अभिलेख जिसमें दिल्ली सुल्तानात को ईश्वर का चुना गया बताया गया है, उसे मूसा और सुलेमान के गुणों से युक्त बताया गया। ऐसा कौन सा अभिलेख है? उसे है अलाउद्दीन खिलजी वाला अभिलेख, है ना। अलाउद्दीन खिलजी का उल्लेख है, या रखना है। महमूद गजनी किस शासक का समकालीन था? महमूद गजनी किस शासन का समकालीन था? आप कहेंगे राजेंद्र चोल प्रथम के समकालीन थे। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। महमूद गजनी का टाइम पीरियड 998 से लेकर 1030 रहा है और यहाँ पर राजेंद्र चोल प्रथम का शासनकाल 1014 से लेकर 1044 रहा है। तो आप समझ सकते हो दोनों का टाइम पीरियड सेम था। मध्यकालीन भारत में कौन सा व्यापारी वाणिज्यिक समूह था? ऐसा कौन सा व्यापारी वाणिज्यिक समूह था? तो आप कहेंगे इनमें से मणिग्राम व्यापारी संघ का था, नाना देशी भी व्यापारी संघ के अंतर्गत आता था और चेट्टियार भी व्यापारी संघ का प्रमुख था। डी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। तीनों ही व्यापारी वाणिज्यिक समूह से संबंधित थे। मध्यकालीन भारतीय व्यापार में हुंडी शब्द का क्या तात्पर्य था? हुंडी धन प्रेषण के लिए एक वित्तीय प्रलेख होता था जो विनिमय का माध्यम होता था, उसे हुंडी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्यकालीन बंजारों के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है? तो मध्यकालीन बंजारों के बारे में, बंजारे मुख्य रूप से व्यापारी घुमंतु समुदाय था। बिल्कुल ठीक है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने शहरों के बाजारों तक अनाज पहुंचाने के लिए बंजारों का उपयोग किया था। ये भी करेक्ट है। तो आप कहेंगे पहला दूसरा दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आता है कि मध्यकालीन भारतीय व्यापार में फारसी शब्द ओरंग शब्द का क्या अर्थ था? ओरंग का वह गोदाम जहां बिक्री से पहले वस्तुएं एकत्रित की जाती थी, उसे ओरंग नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मलिक अंबर जिसने दक्खन में मुगल विस्तार का प्रतिरोध किया था, इस किस राज्य की सेवा में था? तो आप कहेंगे अहमदनगर की सेवा में था। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अकबर के शासनकाल में सुलह ए कुल के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? अकबर के शासनकाल में सुलह कुल का तात्पर्य है धार्मिक सहिष्णुता और सार्वभौमिक शांति। धार्मिक सहिष्णुता और धार्मिक शांति जो है अकबर में सुलह कुल के सिद्धांत का तात्पर्य यहाँ पर बताया गया है। शेरशाह सूरी के शासनकाल में गांव के मुखिया को जो व्यवस्था बनाए रखने तथा प्रशासन में सहायता के लिए उत्तरदायी थे, उन्हें क्या कहते थे? उन्हें मुकद्दम के नाम से जाने जाते थे। शेरशाह सूरी के शासनकाल में जो गांव के मुखिया होते थे उसे मुकद्दम कहा जाता था, जो प्रशासन में सहायता प्रदान करते थे। मुगल काल में चित्रकला को शाही कार्यशालाओं कारखानों में किसके शासनकाल में व्यवस्थित किया गया था? तो आप कहेंगे अकबर के शासनकाल में व्यवस्थित जो है किया गया था। चोल साम्राज्य के में प्रशासन के सबसे निम्न इकाई कौन सी थी? चोल साम्राज्य में प्रशासन के सबसे निम्न इकाई की बात की जा रही है तो कुर्रम हुआ करती थी। कौन सी? कुर्रम सबसे छोटी इकाई थी। कुर्रम से मिलकर नाड़ू बनते थे, याद रखना है। नाड़ू से मिलकर बलनाडु बनते थे, आपको ये भी याद रखना है। महास्नानागार की खोज
किस स्थल पर की गई है? महान स्नानागार की खोज जो है मोहनजोदड़ो स्थान पर की गई थी। आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला करेक्ट है। इस पुरातात्विक स्थल पर गेहूं की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहां पर गेहूं की खेती के साक्ष्य मिलते हैं? तो आप कहेंगे एक तो मेहरगढ़ से भी गेहूं एवं जौ की खेती के साक्ष्य मिलते हैं, गुप्त कराल से भी गेहूं मसूर पशुओं के साक्ष्य मिलते हैं, और चिरांद वर्तमान बिहार से भी गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। आप कहेंगे तीनों ही जगह से गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। डी ऑप्शन रहेगा एक से अधिक सही है। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना किस कवि के द्वारा की गई है? तो प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है शिल्पाधिकारम, और इसकी रचना जो है इलांगो आदिगल के द्वारा की गई थी। इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट है, याद कर लेना है। पुर्तगालियों ने गोवा में अपना केंद्र किसके नेतृत्व में स्थापित किया? तो पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में जो अपना केंद्र है वो किसके नेतृत्व में स्थापित किया गया था? आप कहेंगे अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा स्थापित किया गया था। अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा स्थापित किया गया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की अवधारणा का विकास कहां पर किया? तो महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह की जो अवधारणा का जो विकास है वो आपके दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया? आप कहेंगे लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1929 में हुआ था। इसमें जो है पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य जो है रखा गया था। किस समाज सुधारक ने कलकत्ता में ब्रह्म सभा की स्थापना की? तो ब्रह्म सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका ऑप्शन रहेगा राजा राम मोहन राय ने। आप कहेंगे 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना को किया था। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं हिंदू समाज में रूढ़िवादी वर्गों द्वारा पारंपरिक प्रथाओं और जातिगत भेदों की रक्षा के लिए स्थापित की गई थी? आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर जो है कौन सी की गई थी? उपयुक्त में से एक से अधिक तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इनमें से आपकी अगर बात की जाए तो भारत धर्म महामंडल की गई थी, ब्राह्मण सभा की गई थी, सनातन धर्म सभा की गई थी। आपका डी ऑप्शन रहेगा। सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा? सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई प्रार्थना समाज की स्थापना जो है किस वर्ष की गई? भाई प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की थी। किसने की थी? आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा की गई थी, जिसमें एम जी रनाडे और आर सी भंडागर का भी योगदान जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वेदों की और लोटों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वेदों की और लोटों का सिद्धांत जो है आप कहेंगे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी आर्य समाज की स्थापना? आप कहेंगे 1875 के द्वारा की गई थी। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त हुई किस स्थान पर है? आप कहेंगे राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है केंद्रीय बजट 2025-26 में विष्णु पद मंदिर कॉरिडोर एवं महाबोधि मंदिर कॉरिडोर के विकास की घोषणा की गई। यह मंदिर बिहार के किस जिले में है? यह मंदिर बिहार के गया जी जिले में है। कहां पर है? बिहार के गया जी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में भौगोलिक उपदर्शन प्रमाणन जीआई टैग प्राप्त 300 वर्ष पुराने स्टोन आर्ट बिहार के किस जिले में स्थित है? स्टोन आर्ट जो है गया जी जिले से है, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के किस खेल में 25 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो 25 सालों के बाद जो है लॉन वॉल्स खेल में 25 वर्षों के बाद गोल्ड मेडल को जीता है। बिहार के किन निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे या किन को 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो आपका ऑप्शन रहेगा शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित जो है किया गया था, है ना। चलिए तो यहाँ पर हमने अभी 140 क्वेश्चनों को लगा लिया है। जैसे कि आप सभी को पता होगा 10 क्वेश्चन हमारी सीसेट के आते हैं, है ना, और आप लोगों को हम मल्टीपल टेस्ट ही लगा रहे हैं, तो आप सभी को पता ही है 150 टोटल क्वेश्चन होते हैं हमारे इस क्वेश्चन बुकलेट में, जिसमें 140 क्वेश्चन तो हम जीएस को कवर कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन जो आपके सीसेट के बचते हैं उनकी हम सेपरेट अलग अलग वीडियो बनवा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो अलग अलग आपकी केवल सीसेट से संबंधित आ जाएंगे। तो इसी तरह नेक्स्ट वीडियो की हम बात करेंगे एडुटेरिया की, फिर दृष्टि की, फिर आपकी केजीएस की। तो इस तरीके से तीनों कोचों की हम अल्टरनेट टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, चैनल पर अपलोडेड हो रही है, आप जरूर देख लीजिएगा, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आज यही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।